तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपका बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का 12th क्लास में। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम देख लेते हैं कि इसके बाद हम क्या सीख पाएंगे बायोमोलिक्यूल से। तो बायोमोलिक्यूल क्या है, वो हमारे एसेंशियल क्यों लाइफ में ये होगा, स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैसा रहता है, उनकी कंपोजिशन कैसे रहती है और वो कैसे आपस में लिंक होते हैं ये देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल के वो देखेंगे हम लोग, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म निर्माण होता है वो देखेंगे। और कितने तरह के बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, स्मॉल मोलिक्यूल विटामिन और हार्मोन हो गए चीज़ें। कंटेंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, ये आप कंटेंट है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपके सामने है कि आप बायोमोलिक्यूल से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। चार एसेंशियल बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये आपके चार एसेंशियल्स होते हैं। आर बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्या बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन का हम लोग देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल जो है ये बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस यानी रिपेयर जिसको हम बोलते हैं, मेंटेनेंस का मतलब रिपेयरिंग होता है। मेंटेनेंस हो गया और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गई। मेटाबॉलिक प्रोसेस आप जानते हैं जिसमें एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो होती है ये कहीं ना कहीं पर ये आपका जो बायोमोलिक्यूल है ये आपकी हेल्प करता है। मेंटेनेंस का मतलब रिपेयरिंग होता है। मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिपेयरिंग। तो बॉडी के अंदर जितने रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस होता है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिज्म होता है, खाना कैटाबॉलिक टूटना, ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें कहीं ना कहीं पर बायोमोलिक्यूल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब पहली चीज कि ये बायोमोलिक्यूल जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, ये लिविंग नहीं होते हैं। और अगर हम देखें तो हमारी लाइफ के लिए ये असल में एक्चुअल फूड सोल्जर्स होते हैं। ये वो होते हैं जो इससे हमारी लाइफ चलती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो इनकी रेंज बहुत होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, हार्मोन से लेकर लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तक ये बने होते हैं। लेकिन छोटे से बड़े में यानी कि स्मॉल टू लार्ज अगर हम देखें तो आपको हर जगह पे क्या मिलने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल मिलने वाले हैं। तो ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। और इनके कारण दो प्रोसेस आपकी मेन है, एक मेंटेनेंस और दूसरा मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म। ये दोनों ही चीजें जो होती हैं बायोमोलिक्यूल से क्या है, रिलेटेड करती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन। जनरली कार्बन और हाइड्रोजन ये आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, वैसे आपका ओ भी इसमें आता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ शब्द है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये प्लांट से यानी नेचुरली अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो कैसे बनता है, नेचुरली बनता है, यानी प्लांट से बनता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, सम कॉमन एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से, केन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये हमारे पास क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल होते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये प्लांट से बनते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो केन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख एग्जांपल होते हैं। इनका फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में आपका आ सकता है। जनरल फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूला है CH2OY, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर इसका होता है, ठीक है। एंड वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वाज डिराइव्ड। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रेट हैं किसके, कार्बन के। तो कार्बन के हाइड्रेट होने के कारण इनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज यहाँ पर दे रखा है C6H12O6, ठीक है, जो कि इस फॉर्मूले में, जो कि आपके यहाँ पर दे रखा है इस फॉर्मूले में ये दोनों मैच करते हैं, ठीक है। बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, जरूरी नहीं है कि CXH2OY ये हर जगह अप्लाई हो, ये हर जगह अप्लाई हो, ये जरूरी नहीं है। अप्लाई हो, हर जगह अप्लाई हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉर्मूला नहीं लगता है लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है रैमनोस। रेमनोस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। रेमनोस C6H12O5 ये कार्बोहाइड्रेट है बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं होता है। लेकिन रेमनोस जो है C6H12O5 जो है ये आपका क्या है,
ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। C6H12O6 जो है ये क्या है, ये ग्लूकोज है। इसी ग्लूकोज में से एक आप माइनस O कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, C6H12O5 बन जाएगा। ये आपका रैमनॉज है, और रैमनॉज जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, भले ही ये इस फॉर्मूले में फिट आए या ना आए। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, यानी इसमें CHO ग्रुप भी लगा रहेगा। यानी इसमें आपका कौन सा ग्रुप होता है, इसमें अगर हम देखें तो CHO ग्रुप भी इसमें लगा रहेगा। C डबल बॉन्ड O अगर हम देखें तो इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी इसमें लगा रहेगा। ठीक है। और अगर हम देखें तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, शुगर भी कहते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है। अ मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स नेम्ड एज सुक्रोज, ये एग्जाम में आ सकता है। ये सुक्रोज जो है ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पर आपको लैक्टोज का उदाहरण मिल रहा है, क्योंकि जो दूध होता है वो दूध भी क्या होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, और उसका कारण है दूध में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम क्या है, लैक्टोज है। ठीक है। तो लैक्टोज कहाँ मिलेगा, दूध में। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद किस प्रकार से टूटता है, ये असल में ये दर्शाता है कि किस प्रकार का ये क्या है, आपका रहता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए किस प्रकार से ये चीज चलती है, देखिए, और बहुत जरूरी है रिवाइज करना। कीजिए। सॉरी, सॉरी। तो मोस्ट कॉमन, थोड़ा पानी लेने गया था मैं। मोस्ट कॉमन शुगर जो है हमारे होम में वो है सुक्रोज, जहां पर कि जो शुगर होता है वो मिल्क में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर नजर आएगा कि ये तीन ग्रुप में क्या है, ब्रॉडली क्लासिफाइड है। कि तीन ग्रुप में क्या है, ब्रॉडली क्लासिफाइड है। ठीक है। अब कैसे क्लासिफाइड है तीन ग्रुप में, पहला है मोनोसेक्राइड। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। तो ये है आपका मोनोसेक्राइड, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा सिंपलर यूनिट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा आपका मोनोसेक्राइड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब ग्लूकोज को आप और नहीं तोड़ पाओगे, फ्रुक्टोज को आप और नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप उसको तोड़ ही नहीं पाओगे, और अगर आप उसे तोड़ नहीं पाओगे तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, तो कैसे कर सकते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो मोनोसेक्राइड में याद रखिएगा कि मोनोसेक्राइड जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है, क्या उसमें CHO मौजूद है या उसमें C डबल बॉन्ड O मौजूद है, उसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है, इस पर क्या करता है मोनोसेक्राइड, क्या करता है, डिपेंड करता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए कि कितने कार्बन एटम उसमें होंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेगा, ये भी क्या होता है, मोनोसेक्राइड में फर्दर डिवीजन करवा सकता है। अगर यहां देखिए कि इफ मोनोसेक्राइड कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप, अगर उसमें कोई एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसको हम एल्डोल्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस कहते हैं। और अगर उसमें कीटोस ग्रुप रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोस बोलेंगे। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम देखें, अगर हम देखें
तो भाई अगर उसमें CHO ग्रुप आपको नजर आता है, ठीक है, अगर उसमें आपको CHO ग्रुप, ये देखो, ये यहां पे दिख रहा है आपको, CHO ग्रुप नजर आता है, तो भाई वो क्या रहेगा, ग्लूकोज, वो क्या रहेगा, ग्लूकोज, ठीक है। और अगर उसमें C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, कीटोस ग्रुप, तो उसको हम बोलेंगे कीटोस। तो मैं देखना ये है कि उसमें एल्डोज ग्रुप लगा हुआ है कि उसमें कीटोस ग्रुप लगा हुआ है, ये हमें देखना है ना, उसमें एल्डोज ग्रुप लगा हुआ है कि उसमें कीटोस ग्रुप लगा हुआ है, ये हमें क्या करना है, देखना है। अगर एल्डोज ग्रुप लगा, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो आप उसे एल्डोज बोलोगे, और अगर उसे उसमें कीटोस ग्रुप लगा होगा तो आप क्या बोलोगे, कीटो, उसमें अगर आप उसमें कीटोन ग्रुप लगा होगा तो सब क्या बोलोगे, कीटोस बोलोगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, तो भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो से लेकर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, और सॉरी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें किसी हाइड्रोलिसिस करने पर, मान लो कि वो 20 का है, यार क्या हो रहा है, मान लो कि 20 का है, और अगर वो हाइड्रोलिसिस कर रहा है 2 से 10 यूनिट की मोनोसैकेराइड वहां से निकलता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड बोल देंगे, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर दो आपके मोनो, दो आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो आप उसे क्या बोलोगे, मोनोसैकेराइड, उसे आप क्या बोलोगे, डाइसैकेराइड। अगर सिंगल होगा तो मोनोसैकेराइड, अगर 3 होगा तो ट्राइसैकेराइड, और 4 होगा तो टेट्रासैकेराइड, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए कि सुक्रोज है, जैसे मान लीजिए सुक्रोज है, अब सुक्रोज का आपने हाइड्रोलिसिस करा, तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस किस में टूटेगा, फ्रुक्टोज में टूटेगा, यानी कितने कितने मोनोसैकेराइड दे रहा है ये, 2 मोनोसैकेराइड दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये डाइसैकेराइड है, ये ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये सुनो, माल्टोज जो है, माल्टोज किस में टूट रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट रहा है, तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट रहा है, तो भाई माल्टोज में क्या है, ठीक है, माल्टोज में क्या है, ये भी डाइसैकेराइड है। तो भाई ये देखना है, ये देखना है कि कितना हमारे पास एग्जैक्टली होता है, ये देखना है कि कितना हमारे पास एग्जैक्टली होता है, क्या हमारे पास रहता है इसमें मोनोसैकेराइड की संख्या, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये मोनो है, डाई है, ट्राई है, कि टेट्रा है, कि पेंटा है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, यानी कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लार्ज, जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड आपके हो, लार्ज नंबर ऑफ क्या हो, मोनोसैकेराइड आपके हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, पहला क्या है, स्टार्च, दूसरा क्या है, सेलुलोज, तीसरा क्या है, ग्लाइकोजन। तो भाई स्टार्च जो है इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड निकलते हैं, सेलुलोज जो है इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड निकलते हैं, ग्लाइकोजन जो है इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड निकलते हैं, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उसमें बहुत सारे अमाउंट के, उसमें बहुत सारे अमाउंट के क्या रहते हैं, उसमें बहुत सारे अमाउंट के आपके मोनोसैकेराइड्स रह सकते हैं, ठीक है। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो है, जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है आपका स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, वो आपका, ठीक है, वो है आपका स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है, इसको याद रखिए। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट को भी आप दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, एक हो गया रिड्यूसिंग और एक हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एक तो रिड्यूसिंग शुगर हो गया, एक कैसा हो गया, रिड्यूसिंग शुगर हो गया,
और एक कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है, एक तो रिड्यूसिंग शुगर हो गया और एक कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है, all those carbohydrate which reduce failing solutions and tolerant reagent are referred as reducing sugar। ठीक है, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि यहां पर आपको ये देखना है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंट रिएजेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, टॉलरेंट एजेंट को कैसे करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस करने के बाद अगर वो रिड्यूस कर देते हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, उसे नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, उसे नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। अब यहाँ पर एक नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि भाई, आप अपनी कॉपी नोट कर लीजिए कि ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। लिखिए, ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अच्छा, लिख लिया। अच्छा, in disaccharide, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehyde ketonic group, are bonded, these are non reducing sugar, example sucrose। नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछेगा। in disaccharide, if reducing group of monosaccharide, that is aldehydic or ketonic group, are bonded, these are non reducing sugar। अगर किसी डाइसैकेराइड में, अगर किसी डाइसैकेराइड में, अगर किसी डाइसैकेराइड में कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। इतना क्लियर है, यस और नो, यस और नो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, इनको आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। यानी जिनमें ये फ्री है ही नहीं, तो उनमें आप क्या बोलेंगे, मानो उसमें CHO ग्रुप या C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कहां पर हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज क्या है हमारे पास, ग्लूकोज को देख लेते हैं एक बार। तो ग्लूकोज जो है ये फ्रीली नेचर में अकर करता है और कंबाइंड फॉर्म में क्या करता है, अकर करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम देखें कि स्वीट फ्रूट में और हनी में, स्वीट फ्रूट में और हनी में आपका ग्लूकोज मौजूद होता है, और राइप ग्रुप में, और राइप ग्रुप में आपका क्या होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर करें इसको, पहला है फ्रॉम सुक्रोज, केन शुगर से। अगर सुक्रोज को डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ बॉइल कर दिया जाए, ठीक है, किसमें, इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन इन कोलम। तो आप जानते हैं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको मिलेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा फ्रॉम स्टार्च, commercially glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4
एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्ट से मिल जाएगा ग्लूकोज। बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइन and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin। तो ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइन बनाता है, और उसके बाद अगर वो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रेट का निर्माण करता है। दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को भी दिखाने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को दिखाने के लिए भी इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। Glucose gets oxidized to 6 carbon carboxylic acid gluconic acid on reaction with mild oxidizing agent bromine water। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करता है, मतलब ऑक्सीडाइज करवा देता है। जब उसके साथ ब्रोमीन रिएक्शन का ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया जाता है, यहाँ पर आप देखिए ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में।